Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and we are back with our discussion of the Commerce previous year Commerce 2019 paper solved. So we have already discussed the part 1 of this paper and we are going to do part 2 of it today. Before that, I would like to say that if you haven't subscribed to my channel, do press the bell icon and subscribe to my channel as well so that you keep on getting the notifications and latest updates. And I have been uploading a series of important questions of economics and chapter wise, not only the subject but the chapter wise questions, important questions. And in my Telegram group, I have been uploading the solved question paper of maths. Next will be coming up the solved question paper of English. So if you haven't joined my Telegram group as of yet, you will definitely get very interesting things there as well. And so we'll just start with our video today, that is part 2. Here, as we had seen that in our economics paper, part 2 had the marks distribution were 3, 3, 6, right? Here the marks distribution is 3, 4 and 5. Okay, so वापस बता दूं मैं आपको कि इकोनॉमिक्स में पार्ट 2 में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो था 3, 3, 6 के पैटर्न में, और इस बार जो है कॉमर्स में जो है वो है 3, 4 एंड 5 के पैटर्न में. 3 मार्क्स में आपको कितने लिखने हैं, 4 मार्क्स में आपको कितने लिखने हैं और 5 मार्क्स में आपको कितने लिखने हैं, ये आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा. कॉमर्स के पेपर में दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैसे आपको क्वेश्चन आंसर फ्रेम करके लिखना है या ऐसा कुछ. जैसे इको में यू हैड अ स्ट्रक्चर ऑफ वे ऑफ राइटिंग योर आंसर, जो कि कॉमर्स में नहीं है. द रीज़न बीइंग कि कॉमर्स में आपको जितना आता है ना आप उतना लिखो, बट एक लिमिट तक लिखो. 3 मार्क्स में भी आप 2 पन्ना भर रहे हो और आप 4 मार्क्स में भी 2 पन्ना भर रहे हो, 5 मार्क्स में तो आपको लिमिट ही नहीं है, 10-10 पन्ना भर के आ जा रहे हो. डोंट डू दैट. दैट विल ओनली इरिटेट योर टीचर. That might frustrate your teacher. So you just, I know you can exaggerate, do exaggerate. I am not telling you commerce क्या है, सब हल्के में ले लेते हैं कि कॉमर्स का पेपर ही तो है, लिख के आ जाएंगे. But it isn't that easy when you are sitting and writing the exam. Even the easiest of paper seems tough. You get stuck at places where you think कि आपको शायद पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था, जिसके लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूँ. एंड आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कॉमर्स में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, बिकॉज अभी समझ में नहीं आता, कॉमर्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं. एंड आई हैव सीन पीपल टेकिंग इकोनॉमिक्स ऑल्सो वेरी लाइटली. अगर आपने इको कॉमर्स इनको बहुत लाइटली ले रखा है तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आपका ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगे. सो मेक श्योर कीजिए कि आप कॉमर्स पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जैसे कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में दे रहे हैं. ये आपका मार्क्स बूस्टअप, आपका परसेंटेज बूस्टअप करने में सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो आपका हेल्प कर सकता है. सो दिस इज़ द वेरी लास्ट मिनट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि आप कॉमर्स अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट के लिए रख दे रहे हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले कर लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए. पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखिए. दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क यू. आंसर्स का उतना नहीं है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं. सॉल्व्ड पेपर का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीइंग कि आपको कितना लिखना है. एंड 3 मार्क्स के लिए कितना लिखे, 4 मार्क्स के लिए कितना लिखे, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखे. कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं उनको कैसे आंसर करना है, कैसे फ्रेम करना है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इन कॉमर्स दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर मार्क्स. देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप एनी ऑफ यू वांट टू टेक ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेस फ्रॉम मी, देन यू मे. द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ बीन प्रोवाइडेड बिलो. And if you are interested, you may enroll yourself as soon as possible. So new batch is going to start soon. By April 15 जो लोग क्लास 12 में गए हैं उनका by April 15 उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा. जो लोग क्लास 11 में जाएंगे उनका तो अभी बोर्ड्स चल रहा होगा, तो by the time your boards gets over उसके बाद आप
एनरोल कर सकते हो। बट अभी क्लास 12 का क्लास, जो लोग अभी 11 से 12 में गए हैं, उनका क्लास स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड so I have come up with online classes. If you like my classes and if you really enjoy them, the way I teach you, the important things that I tell you, तो आप ज़रूर से मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो मूविंग ऑन विद आवर पार्ट 2 विच इज़ ऑफ 60 मार्क्स 3, 4, 5 के पैटर्न में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 8 या 9 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट पहले इकोनॉमिक्स की तरह ही। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के बीच में से आएंगे आपके लिए, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बीच में से ही पूछा जाएगा। एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ पॉइंट्स लिखने से नहीं चलेगा, आपको अंदर एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सप्लेन, अंदर थोड़ा बहुत 3 लाइन 4 लाइन आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कॉमर्स पेपर है। इको में भी करना पड़ता है, बट उसमें टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। इसमें आप थोड़ा एग्जैजरेट करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। 4 पॉइंट्स तो लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 1-2 लाइन लिख रखा है, इतना नहीं, अगर आप थोड़ा और लिख सकें इसमें तो दैट would be really helpful for the teacher. What is meant by barriers to communication? Explain 3 suitable measures to barriers to communication. तो यहाँ पे barriers to communication क्या है, तो ये आपको बताना है। और 5 जो टाइप ऑफ बैरियर्स है मेनली, उनको आप बताइए कि क्या क्या है और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। कि आप सिंपल लैंग्वेजेस यूज़ करिए, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉइज़ करिए, एक्टिव लिसनिंग करिए। और भी पॉइंट्स अगर आपको पता है तो ज़रूर से मेंशन करिए। फॉर 6 मार्क्स दिस मच इज़ नॉट इनफ, फॉर 5 मार्क्स दिस मच इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू राइट अ लिटिल मोर। ठीक है, तो आप बैरियर्स पहले आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बोला है, तो आप क्या पता, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन के बारे में चालू करिए कि कम्युनिकेशन क्या है, फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, उसके बाद बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मैनी टाइप्स, ये टाइप के होते हैं, इनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो आप कम्युनिकेशन के बारे में जितना जानते हो आगे पीछे सब आप इस वाले 5 नंबर क्वेश्चन में लिख सकते हो। इन लोग यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 5 रखा है बिकॉज दे डोंट वांट मच एग्जैजरेशन, दे डोंट वांट 2-2 3-3 पेजेस आप एक 5 नंबर के आंसर के लिए रखो। इसीलिए इन लोगों ने 3, 4, 5 का पैटर्न रखा है, क्योंकि 3 में आपको एक स्टैंडर्ड साइज लिखना है, 4 में आपको उससे थोड़ा बड़ा लिखना है, 5 में आपको उससे ज़्यादा बड़ा लिखना है। दैट इज़ वाई दे आर गिविंग यू ये अलग मार्क्स पैटर्न दिया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे कौन सा करना है। जब भी डिफरेंसेस दे, क्वेश्चन नंबर 3A, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये आपको टेबल के फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, दैट वुड बी बेटर। यहाँ पे देखो 3 मार्क्स के लिए दे हैव रिटन अराउंड 4 पॉइंट्स, तो आप 4-5 पॉइंट्स जितना जानते हो, 3 मार्क्स के लिए 4-5 पॉइंट्स लिख दो, इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन नंबर B, व्हाट इज मेंट बाय सुपरविजन? एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर। ये 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 3 जो फंक्शंस लिखना है आपको, और एक सुपरवाइजर क्या है वो लिखना है। तो सुपरविजन इज डिफाइंड एज गाइडिंग द activities of people who perform the work. It includes planning, organizing, directing and controlling the work and the activities of the subordinates or employees. अगर आपको सुपरविजन के बारे में और भी पता है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर, उसमें आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आप किन्हीं 3-4 पॉइंट्स को लिख सकते हो, बिकॉज दैट वाज वेरी फेयर आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स इसने व्हाट इज मेंट बाय सुपरविजन में लिखा एंड 3 मार्क्स फॉर what functions of supervisor, so it's total of 4 marks. तो आप अगर what is meant by supervision में थोड़ा सा और लिखना चाहे exaggerate करके, तो आप लिख सकते हैं, you get a marks there. Explain the importance of delegation. See, अपने point से ज़्यादा मत हिलिएगा, ये नहीं कि आपको डोंट डू दिस कि जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन के बारे में, तो दे हैव मेनली आस्क्ड यू अबाउट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ यू डोंट डू कि आप एकदम शुरू से कम्युनिकेशन शुरू करें। कम्युनिकेशन के वो जो प्रोसेस होता है, वो कम्युनिकेशन में आपको जितना पता है आप सब डाल दिए। डोंट डू दैट। मेक श्योर कि आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के आसपास ही घूमें। आपको मैंने बोला कि आप कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा लिखकर और उसी के साथ में आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को लिंक करके आगे बढ़ जाएं, इससे आपका थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा। बट आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से ना हटे। ये नहीं कि आपका 5-7 लाइन 8 लाइन तो कम्युनिकेशन के बारे में ही चल रहा है, आप मॉडल्स बना के आ गए, आप प्रोसेस लिख के आ गए। नहीं, आपको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बोला है तो आप उस पर स्टिक कीजिए।
यू हैव टू राइट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा एंड कम्युनिकेशन के बारे में 1-2 लाइन ऐड करके उसको फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के साथ में लिंक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आपको क्या करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप मेक श्योर कीजिए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप ज़रूर से अच्छे से पढ़ें। तो व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में लिखा है, उसके बाद में लिखा है कि व्हाट आर द, उसके बाद में वो उन्होंने लिखा है कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इन लोगों ने 4 इंपॉर्टेंस लिखा है और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अबाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दैट मेक्स इट 5 मार्क्स, 4 पॉइंट्स फॉर द इंपॉर्टेंस एंड 1 मार्क्स फॉर द डेफिनेशन दैट दे हैड रिटन। सो टोटल ऑफ 5 मार्क्स। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर। कितना परफेक्ट, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आंसर लिखा हुआ है। आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये आंसर कुछ ऐसा ही लिखने का कोशिश करें। दैट इज़ व्हाई आई हैव कम अप विद सॉल्व पेपर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कॉमर्स पेपर कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग equity shares from the company's point of view. What is disadvantages लिखना है issuing of equity shares का। तो equity share यहाँ पे क्या, इफ ओनली इक्विटी शेयर्स आर इशूड द कंपनी कैन नॉट टेक द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एज इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड, देयर इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन पुट ऑब्स्टिकल्स फॉर मैनेजमेंट बाय मैनिपुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज मेंट बाय NEFT, गिव एनी 2 फीचर्स। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। NEFT के बारे में लिखिए, उसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, क्या करता है नहीं करता है, और साथ में लिखेंगे कि उसका 2 फीचर्स क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करके। ये तो बहुत ही कम लिखा हुआ है, आप जितना भी NEFT के बारे में आपके बुक में लिखा है मेक श्योर कीजिए कि आप वो पूरा का पूरा लिख दें NEFT के लिए, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यू हैव टू राइट इनफ फॉर दिस, दैट मच इज नॉट इनफ। Question number C, explain 5 factors that should be taken into consideration while determining the price of a product or service. तो price of a product or service, जब आप लोग price निकालते हैं कोई भी चीज़ का, या कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, I launched a new kind of a प्रोडक्ट, लेट्स से अ न्यू काइंड ऑफ अ मेकअप प्रोडक्ट। ठीक है, कोई टाइप का फेस पाउडर है जो कि मैंने नया इन्वेंट किया है, तो उसका मैं क्या प्राइस रखूँ, मुझे कुछ ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा ताकि मेरे नए प्रोडक्ट चल भी जाए, लोग उनको यूज़ करने का सोचे भी। सो देयर शुड बी समथिंग, कुछ फैक्टर्स मेरे को सोचने पड़ेंगे। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा टोटल कितना खर्चा लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने का, वो पहले मेरे को देखना पड़ेगा। मैं अपना खर्चे जितने लग गए उससे कम में तो बेचूंगी नहीं, ऑफकोर्स उससे ज़्यादा में बेचूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर मेरी चीज़ का डिमांड पहले से ही अच्छा खासा चल रहा है तब तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ हायर प्राइस, रिलेटिवली हायर प्राइस। और तीसरा क्या है? प्राइस ऑफ कंपीटिंग फर्म्स, जो मेरे आसपास के फर्म्स है जो लोग फेस पाउडर बनाते हैं, उनका क्या प्राइस, प्रीवेलिंग प्राइस चल रहा है, मेरे को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये था कुछ फैक्टर्स जो कि मेरे नए प्रोडक्ट को प्राइस करने में हेल्प करता है। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का? सबसे पहला, मैं क्यों मार्केटिंग करना चाहती हूँ मेरे प्रोडक्ट का? सबसे पहले ताकि डिमांड बढ़े, क्रिएशन ऑफ डिमांड, दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुए, और तीसरा प्रॉफिट जनरेट हुए। सो दीज आर, देखो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है ना जो कि आपको, जिसके लिए आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे बहुत ही एग्जाम हॉल में बैठ के बहुत ही शांत दिमाग से समझ के क्वेश्चन पढ़े, अपने आप से क्वेश्चन करें उधर पे कि ये क्वेश्चन मेरे को क्या पूछना चाह रहा है। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्यों करूं? अपना मेरा एक नया प्रोडक्ट आया है, उसका मैं क्यों मार्केटिंग करूं? क्या चाहती हूँ मैं? सबसे पहला मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े, मेरा प्रोडक्ट फेमस हो जाए। दूसरा मैं चाहूँगी कि मेरा प्रोडक्ट अगर लोग यूज़ करेंगे और सेटिस्फाई होंगे तो मेरे को प्रॉफिट मिलता रहेगा। और तीसरा मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं आई हैव लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ, तो मैं उसको मार्केटिंग क्यों कर रही हूँ? ऑब्वियसली ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ, मैं अर्निंग कर सकूँ। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि शायद आपको जिसमें बुक पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप शायद खुद बना के भी लिख सको। यही मज़ा
मज़ा है आपके कॉमर्स पेपर में कि आप कुछ छोड़ के मत आना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार क्वेश्चंस पूछो, अपने माइंड में उसको क्रैक करने का कोशिश करो एंड राइट योर आंसर्स जो आपको समझ में आ रहा है। रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करके लिखने का कोशिश करोगे, कॉमर्स का पेपर बहुत ही ईजिली हो जाएगा। Next is what are public deposits? Explain any 2 merits of public deposits. Public deposits क्या होता है कि unsecured deposits invited by the companies from the public mainly to finance working capital needs. Company can invite public deposits for a period of 6 months to 3 years. Therefore public deposits are primarily a short term finance. तो आपको public deposits ये सब चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली आपके बुक से पूछे गए क्वेश्चन से, तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स का मेरिट्स क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है और फाइनेंशियल, बस ये इसमें 2 ही पॉइंट लिखा है, यू कैन राइट सम मोर इफ़ यू नो। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आप क्यों करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग? ताकि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को क्रिएट कर पाओ और बैलेंस करके चल पाओ। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करती हूँ कि मेरे को इतना खर्चा यहाँ करना है, यहाँ इतने खर्चे करने हैं, यहाँ पे इतना कमाई है, उसके हिसाब से खर्चे होंगे। तो ये सारे प्लानिंग हम क्यों करके रखते हैं? ताकि आई हैव टू सेव दिस मच, आई हैव टू स्पेंड दिस मच, आई हैव टू इन्वेस्ट इन दिस मच, इतना। तो ये सारा चीज़ हम क्यों करते हैं? दीज थिंग्स आर नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग साउंड एडमिनिस्ट्रेशन रहे, कोई ज़्यादा चिक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम लोग बाद में हम लोग पूरे कंफ्यूज ना हो जाए अपनी चीज़ों को लेकर, इसीलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग रिजल्ट्स इन preparation of plans for the future. Thus new projects could be undertaken smoothly. आप ये नहीं होते कि जैसे अब मैं जो सेविंग कर रही थी उससे मैं इन फ्यूचर कुछ खरीदना चाहूँ तो खरीद सकती हूँ। अगर मेरे कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं रहे, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ना हो, कुछ सेविंग ना हो, कुछ स्पेंडिंग का ठिकाना नहीं हो, मैं जैसा मर्जी है वैसे स्पेंड कर देती हूँ, जैसा मर्जी है वैसे सेव कर लेती हूँ, तो इफ़ आई हैव सम फ्यूचर गोल्स कि मेरे को ये खरीदना ही है तो वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। शायद मेरा कभी खर्चा ज़्यादा हो जाए, कभी मेरा सेविंग प्रॉपर ना हो। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर्स रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम वेरियस sources for smooth conduct of business. So that is why you need financial planning and what are its importance. Question number 6, explain any 3 points of importance of planning. Planning क्यों ज़रूरी है? अब तो planning, coordinating, controlling ये सब आ गया, तो ये भी काफ़ी important portion है of commerce, इससे काफ़ी questions आते हैं। सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? बिना प्लानिंग कुछ हो सकता है क्या? बिना प्लानिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। बिना प्लानिंग हम लोग दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकते। वी ऑलवेज से कि वी शुड मेक अब्रप्ट प्लान्स, वी शुड मेक प्लान्स जो कि बनाओ, बस दोस्त फ़ोन करे चल भाई निकल चलते हैं एंड देन निकल गए, ऐसा बहुत कम हो पाता है। आपको काफ़ी प्लानिंग करने पड़ते हैं, घर वालों को बोलना पड़ता है, मम्मी पापा को पटाना पड़ता है। सो देयर इज़ लॉट्स टू इट। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आफ्टर विच अ थिंग एग्जीक्यूट्स, एंड उसमें भी आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके चलना पड़ता है कि चल ये नहीं काम किया तो ये वाला टेक्निक लगा लेंगे, ये नहीं काम किया तो वो वाला टेक्निक लगा लेंगे। सो देयर इज़ अ प्लानिंग टू एवरीथिंग। तो ये तो एक कंपनी चलाने का बात है, तो कितना प्लानिंग का ज़रूरत होगा आप सोचिए। सो दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? increases efficiency, reduces business related risk and facilitates proper coordination. 3 पॉइंट्स लिखिए, 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिए एंड आपको 3 on 3, ज़्यादा एग्जैजरेट करने का ज़रूरत है। ये 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट लिख के आ गए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछा है, 3 पॉइंट्स मेंशन भी कर दिया है, फिर भी 5-5 पॉइंट्स लिख के आ रहे हो तो टीचर इरिटेट होएगा ही। वो आपका जहाँ 3 देने का मन होगा तो वो 2.5 भी बैठा सकता है। सो ऐसा इरिटेटिंग काम ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एज अ टाइप ऑफ प्लान। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रेम। ऑब्जेक्टिव का क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग में वो लिखना है आपको। इसमें 4 पॉइंट्स है, आपको 4 फीचर्स लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग का क्या है? कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरत है? कंट्रोलिंग भी काफ़ी ज़रूरत है। अगर कंट्रोल नहीं हो तो फिर क्या होए? स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक बेंचमार्क मिल जाता है कि हमको यहाँ तक, इतना तक हमारा कंट्रोल है, ये मेरा पहुँच यहाँ तक ही है, इसके ऊपर गई तो मेरे को पढ़ने वाला है। मतलब ये वाला चीज़ है, कंट्रोलिंग वाला चीज़ आता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। असर्टेनमेंट ऑफ आउटपुट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविएशंस। ठीक है, तो दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। दिस इज़ one of the most important question जो कि हर जगह पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन।
ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग क्या है, सेल्स प्रमोशन क्या है, चलिए ये हम डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है। एडवर्टाइजिंग इज अ टेक्निक ऑफ ड्राइविंग पब्लिक अटेंशन टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू पेड नेटवर्क। सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट स्प्रेड अ वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस इज नोन एज प्रमोशन। मतलब किसी ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पैसा देकर ही आप इसमें अपने चीज़ों का मतलब सेल्स प्रमोशन में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बता के करें, एडवर्टाइज कराए। सेल्स प्रमोशन में होता है यू जस्ट से, किसी से पता चला और अभी ना ये नई ब्रांड आई है काफ़ी अच्छी चल रही है, सो पीपल रन टूवर्ड्स दैट। ये हो गया सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग इज प्रॉपरली यू गेट टू, आप खुद देख रहे हो कहीं पे होर्डिंग्स लगा है, कहीं पे टीवी पे ऐड आया आपके कोई नए प्रोडक्ट का, तो ऐसे करके आपको पता चले, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड दिस इज सेल्स प्रमोशन। बिल्डिंग ब्रांड इमेजेस एंड बूस्टिंग सेल्स एंड दिस इज शॉर्ट टर्म सेल्स पुश। एडवर्टाइजिंग इज हाईली एक्सपेंसिव एंड दिस इज सेल्स प्रमोशन इज कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से है। राइट एनी 4 राइट्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ लेट मी टेल यू, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि इवन मेरे टाइम पे ना दिस क्वेश्चन वाज देयर। I remember very clearly कि when I had appeared for my commerce paper, I had been asked this question कि 4 राइट्स लिखना है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग हर साल पूछ लेते हैं। मेरे को ये भी याद है कि मेरे टाइम पे भी था, एंड आई हैड टू राइट दीज 4: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज एंड राइट टू सीक अड्रेसल। सो ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आता है, सो ज़रूर से पढ़िएगा। What is meant by promotion mix? Briefly explain the elements of promotion mix. Promotion mix क्या है? Promotion mix refers to the composure of several promotion tools used by the, मतलब promotion करने के लिए कंपनी क्या क्या यूज़ करती है, वो होता है प्रमोशन सेलिंग। कितने टाइप के प्रमोशंस हो सकते हैं? एक हो सकता है पर्सनल सेलिंग कि खुद जा के बेचें, एक हो सकता है एडवर्टीजमेंट, एक हो सकता है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक हो सकता है सेल्स प्रमोशन। क्लियर? सेल्स प्रमोशन हो गया जैसे कि कोई फ्री कूपन्स दे दिया, कोई सैम्पल्स दे दिए कि सैम्पल ट्राई करके देखिए। कोई आप प्रोडक्ट खरीदे, उसके साथ में उनका नया लोशन आया, वो लोशन छोटा सा पैकेट में वो करके आपको शैशे बना के दे दिया कि ट्राई करके देखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से बड़ा वाला बॉटल ऑर्डर कर दीजिएगा। दैट इज सेल्स प्रमोशन, ठीक है। सो एंड एडवर्टाइजमेंट क्या था? जो आप ब्रांड को आप दिखाते हो, टीवी पे, रेडियो पे सुनते हो, या कहीं पे आप यूट्यूब पे आता है एडवर्टीजमेंट, सो ऑल दोज आर एडवर्टाइजमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ गुड्स एज एन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रमोशन मिक्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पोर्शन भी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B इज promotion mix का features of goods as in goods are one of the elements of marketing mix or program. Marketer can actualize its goals by producing, selling, improving and modifying the goods. So just देख लेना, आपकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको मिल जाएगा ये। डिस्कस एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये देखिए इन लोग कितने अच्छे से इन लोगों ने लिखा है। कॉलेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, देयर आर मेनी मोर दैट यू कैन राइट एंड मेंशन, एंड इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो देखिए दे हैव रियली एक्सप्लेन्ड इट। इतना एक्सप्लेन किया है। आप भी ऐसे 4-5 लाइन 6 लाइनों में एक्सप्लेन ज़रूर करें एवरी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को। 4 पूछा है तो 4 ही लिख के आएँ और चारों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आएँ, फुल मार्क्स मिलेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय F.W. टेलर, ये भी तो F.W. टेलर जी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हेनरी फेयोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल और F.W. टेलर दोनों में से एक वो लोग हर बार पूछ लेते हैं। तो F.W. टेलर बोला है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, और बोला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और बोला है मेंटल रिवॉल्यूशन, और बोला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो यू कैन एक्सप्लेन, देखिए लोग कितना एक्सप्लेन भी किए हैं इसको। सो आप भी मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारा लिखें। F.W. टेलर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखें और उसको एक्सप्लेन भी प्रॉपरली करें, बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। कभी ऐसा हो कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू ओनली हैव 4 पॉइंट्स टू राइट, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे?
मेक श्योर कीजिए कि अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आप काफ़ी अच्छे से और थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में लिखें. ये नहीं कि एक साथ में एक एक पन्ने का एक एक एक्सप्लेनेशन, बट एटलीस्ट राइट 5 to 7 लाइन्स ईच. तो आप 4 पॉइंट्स लिखें और प्रॉपरली एक्सप्लेन करें तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, नॉट एन इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. पहले ESOR, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ये क्वेश्चन भी इन लोग हर बार का है. आई रिमेंबर हमारे टाइम पे पूछा गया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एज अ साइंस. मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ साइंस, एक्सप्लेन. तो वैसे ही आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट बोथ, इफ इट्स ट्रू एक्सप्लेन, ऐसे करके ये लोग पूछ लेते हैं ये वाले पार्ट से क्वेश्चन. नेक्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन करना है. सो दीज वर 4, 4 and 4 मार्क्स का 4 शॉर्ट नोट्स पूछा गया. ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द शॉर्ट नोट्स दैट हैव बीन आस्क्ड टू यू लास्ट वाले आंसर्स में. कि देखिए इन लोगों ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है. आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है, पर्सनल स्किल लगता है, दैट इज़ वाई क्रिएटिविटी लगता है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, रिजल्ट ओरिएंटेड. सी इसमें ही दिस पर्टिकुलर पर्सन न्यू सो मच अबाउट कॉमर्स एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट. तो इन्होंने देखो कितना लिख दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एंड देन यहाँ पे 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, बिकॉज ही न्यू दिस मेनी पॉइंट्स एंड देन ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ईच ऑफ द पॉइंट्स इन 5-6 लाइन्स. तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट. अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता है तो आप ज़रूर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. पर आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप कम पॉइंट्स भी लिख रहे हो या ज़्यादा पॉइंट्स लिख रहे हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू एक्सप्लेन देम प्रॉपरली. 4-5 लाइन में लिखिए और प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए. डायरेक्ट चैनल्स क्या है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है. ओके. सो इट्स डोर टू डोर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग, मेल ऑर्डर सेलिंग, कंपनी ओन रिटेल आउटलेट्स, टेली मार्केटिंग एक्सेट्रा. ऐसे करके आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है. सो दिस वर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ कॉमर्स 2019 पेपर. आई होप कि आपको इससे आइडिया लग गया होगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ द आंसर्स टू बी रिटन. इसमें ही आपको एक पेपर इज़ इनफ टू टेल यू कि आंसर्स कैसे लिखने हैं. नाउ ऑल आई कैन डू इज़ कॉमर्स के मैं प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आ सकती हूँ ताकि आपको ईजी रहे. अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चंस के आंसर जानने हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई वुड कम अप विद द आंसर ऑफ दैट. एंड वो उसके जो आंसर्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल्स में दे सकती हूँ, तो आप उधर भी आइए. यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, आपको कुछ समझना है, कोई कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ में आप लैक कर रहे हो तो आप ज़रूर से मेरे को एनी टाइम आप कमेंट सेक्शन पे पूछिए एंड आई विल बी देयर टू कम अप विद द वीडियो टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली फॉर यू. एंड मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन कर रखा है जिसमें आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ये वाली चीज़ के बारे में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस चीज़ के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया बहुत ही सिंपल टर्म्स में ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है. और इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर से देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सॉल्व पेपर्स है. इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ग्राफ्स कैसे लिखना है, उनको लेबलिंग कैसे करने हैं, हर आंसर को फ्रेम कैसे करना है, 3 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का या 2 मार्क्स का. यू हैव टू मेक श्योर हाउ टू राइट द आंसर्स. सो ये सब चीज़ों के लिए आई हैव कम अप विद द सॉल्व पेपर. सो आई होप कि यू आर प्रिपेयरिंग वेल. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपेयर वेल, वर्क वेरी हार्ड. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच. बाय बाय.